Hi friends, welcome to our DK Management channel. As usual, we are here today with a very special subject. आज तक तो हमने आपके लिए काफी सब्जेक्ट के ऊपर नए नए वीडियो लेके आए और उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज का वीडियो हम स्पेशल डिमांड के ऊपर लेके आए हैं क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल एक्ट है। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसका किसी दूसरे वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन रेफरेंस तो जरूर लेना पड़ता है। तो चलिए आज का हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। MLWF फुल गाइड कंप्लीट हम गाइडेंस करने वाले इसमें। ये एक्ट है द महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953, लेकिन इसमें अभी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ओवरऑल ये एक्ट का हम रिव्यू भी लेने वाले हैं। तो लेट्स सी कि ये एक्ट किस उद्देश्य आया है। बेसिकली ये एक्ट का उद्देश्य है, ये जो लेबर्स होते हैं उसमें हमने देखो आपको इसके पहले वर्कर कौन होता है उसके बारे में आपको डिफाइन किया है। आप पहले वीडियो में आप देखिए, वो जो वर्कर्स है वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कैटेगरी में जो भी है उनके लिए ये सब फैसिलिटीज देता है। तो ये एक्ट के तरफ से क्या होता है, दिस एक्ट प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स टू प्रमोट welfare activities of the labor and their families at specific centers. Applicability of the ये act है, this act is applicable only in Maharashtra. Other states may be having their own welfare funds act, लेकिन आज हम महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं। पूरा गाइडेंस का मतलब यह है कि इसका एप्लीकेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट कौन सा होता है, लेबर्स कौन से कवर होते हैं, कंप्लायंस क्या होता है, ये सब हम डिटेल में बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और आपका जो भी कमेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दो। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब भी देंगे। इसके अंडर कौन कवर होता है नॉर्मली, दोज एम्प्लॉइज, वर्कमैन वर्किंग इन द कैटेगरी ऑफ द अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, क्लेरिकल और स्टाफ कैटेगरी in general, but does not work in the supervisory or managerial capacity. इसमें सैलरी स्लैब का कोई कंडीशन नहीं है। वर्किंग नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर्स लाइक ट्रेनीज, टेम्पररीज, बदलीज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थर्ड पार्टी लेबर्स एक्सेप्ट अप्रेंटिसेस स्पेसिफिकली अपॉइंटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। तो ये एक्ट तो वैसे वास्ट है, मेजॉरिटी लोग इसमें कवर होते हैं और ये स्पेशल मोटिव लेके एक्ट आया है। ये तो हमने देखा कि लेबर्स, वर्कर्स कौन कवर होते। अभी हम ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, किसको ये एक्ट एप्लीकेबल है। ये एक्ट एप्लीकेबल है एवरी फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री का एक डेफिनेशन अलग होता है, मिनिमम 10 लोग होना चाहिए। एंड एनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड 5 or more persons in last 12 months. Here act says 5 persons, not the workers. It means जिस कंपनी में 5 लोग एम्प्लॉयड है एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, लास्ट 12 महीने में किसी भी एक दिन, तो एक्ट एस्टेब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल तो हो गया। तो इसमें अभी वेलफेयर फंड में क्या क्या आता है, क्योंकि वेलफेयर फंड में
जैसे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के सिवाय और भी कुछ फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स है जो वेलफेयर फंड के डेफिनेशन में आते हैं। तो वो क्या है? वो है अनपेड एक्यूमुलेशंस। अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसका कोई भी ड्यूज अगर किसी भी वजह से अगर एम्प्लॉयर पे नहीं कर सका, तो आफ्टर 3 months टाइम वो एम्प्लॉयर को उसका इंटीमेशन देना पड़ता है वेलफेयर डिपार्टमेंट को, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी से ट्रांसफर करना पड़ता है। ऑल फाइन्स एंड पेनल्टीज और इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो भी पेनल्टीज फाइन्स लगाया वो सब आता है। 6 monthly कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इसमें तो आता ही है। और अगर कोई वॉलंटरी डोनेशन देता है एम्प्लॉयज के लिए, वो भी वेलफेयर फंड में आता है। और ऐसे काफी सिमिलर भी हो सकते हैं। लेकिन एक्ट किसको एप्लीकेबल है? वर्कर को देखा, एस्टेब्लिशमेंट कौन सी कवर होते हैं वो देखा, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं इसके अंडर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिस होता है नॉर्मली सबके कंप्लायंस के थ्रू। इफ एम्प्लॉयज नेम स्टैंड्स ऑन द रजिस्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द 30th June और 31st December रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय दिसंबर में 25 दिसंबर तक काम करता है और वो रिजाइन करता है, तो उसका नाम जून मंथ में तो है लेकिन 30 जून को नहीं है, तो आप उसको कवर नहीं कर सकते, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं डिडक्ट कर सकते। लेकिन ये आजकल के जमाने में निग्लेक्ट होता है काफी लोगों की तरफ से, तो वो आप ध्यान से देखिए। सिमिलरली दिसंबर की भी बात है। अभी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस होता कितना है? अमेंडमेंट अभी मार्च 2024 में आया है, लेकिन उसके पहले कंप्लायंस कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्या प्रोसेस था वो हम अभी देखते हैं। तो उसमें पहले 2 ओल्ड स्लैब में थे, ओल्ड कम डिडक्शन में 2 स्लैब थे। एक तो पहला स्लैब था जिसका मंथली वेजेस वर्कर का 1 to 3,500 पर मंथ है, उसके लिए उसके अकाउंट से 6 रुपीज कट होता था, एम्प्लॉयर का 3 times मतलब 18 रुपीज और टोटल 24 रुपीज उसके अकाउंट के अगेंस्ट एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता था। और सेकंड स्लैब था 3,501 एंड अबव का तो लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई वर्कर 1 लाख रुपीज भी सैलरी लेता है तो उसका ये कंट्रीब्यूशन होगा। और उसके केस में 12 रुपीज एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था और 3 times मतलब 36 रुपीज एम्प्लॉयर का और टोटल 48 रुपीज। ये 2 स्लैब से पहले। लेकिन 18 मार्च 2024 को गवर्नमेंट हैज अमेंडेड दिस एक्ट एंड मेड ओनली 1 स्लैब। वो यह है ₹1 एंड अबव, दैट्स ऑल, सिंपल, ओनली 1 स्लैब। और उसमें एम्प्लॉय का 25 रुपीज कट होगा, एम्प्लॉयर का 3 times मतलब 75 रुपीज कट होगा और पर एम्प्लॉई हैंस फॉर 100 रुपीज विल बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। ये तो डिडक्शन हो गया। तो इस आगे का एक्ट का कंप्लायंस भी देखते हैं, क्योंकि कटिंग करके रखना ठीक है, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट को कैसा डिपॉजिट करना है। जैसे हमने पहले देखा कि वेलफेयर फंड में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, ये सब कैसे जमा करना पड़ता है, ये सब 6 मंथली एम्प्लॉयर को करना पड़ता है। एवरी एम्प्लॉयर शैल पे टू द बोर्ड both contributions before 15th July and 15th Jan as the case may be possible on through online registration। इसके लिए क्या होता है वो भी हम बताएंगे। इसके लिए एम्प्लॉयर हैज टू रजिस्टर ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, वो हमने लिंक भी दिया है, और उसके थ्रू उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। और पहले जो हम ये कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म ए के थ्रू फिजिकली सबमिट करते थे,
अभी वो फॉर्म ए का फॉर्मेट अभी ऑनलाइन है, उसमें आप ये सब कंट्रीब्यूशन का डिटेल डाल दो और सबमिट करो एवरी 6 मंथली विद इन द टाइम। इसमें एक फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, एवरी 6 मंथ आपको अगर कोई एडिशन एम्प्लॉय का हो गया है तो वो अपडेट करना है, और जो छोड़ के गए वो डिलीशन में जाके उनका नाम डिलीट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है एक दिन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा नोटिस आएगा, डिमांड करेगा कि इतना इतना आप पेमेंट नहीं किया है करके। तो बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द कंप्लायंस। तो इसमें क्या है आपको हमने बताया कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तो कोड नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसका सब ऑनलाइन कंप्लायंस होता है। एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज नोट करो, आफ्टर द कवरेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इफ एम्प्लॉय फॉल्स बिलो कवरेज लिमिट एज मे बी एप्लीकेबल। इसमें पहले हमने देखा है कवरेज लिमिट 5 लोगों का है। अगर ये 5 लोगों का नंबर एम्प्लॉय का टोटल लेस देन 5 होता है कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स, देन इन 4th month employer has to intimate in writing to the respective state government about such cessation, क्योंकि इस केस में फिर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा टाइम भी। सेक्शन 621 के अंडर और भी कुछ कंप्लायंसेस हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स एंड प्रोड्यूस द सेम फॉर्म्स डिटेल्स स्टेटमेंट्स फॉर ऑडिट एज एंड व्हेन गवर्नमेंट डिमांड। और ये सब रिकॉर्ड एम्प्लॉयर को 10 साल मेंटेन करना पड़ता है। इट इज बाइंडिंग ऑन द एम्प्लॉयर टू रिटेन एंड प्रोड्यूस 10 years के लिए। फॉर्म ए तो हमने देखा कंट्रीब्यूशन आपको जमा करने के लिए लगता है। फॉर्म बी जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेज रजिस्टर। एवरी मंथ सेपरेट वेज रजिस्टर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड एम्प्लॉयर शैल बाय 31st January एवरी ईयर फॉरवर्ड कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉर्म बी टू द वेलफेयर कमिश्नर। ये सब करना पड़ता है। और फॉर्म सी में रजिस्टर ऑफ अनक्लेम्ड वेजेस एंड फाइन्स, और ये सब हमने जैसे आपको बताया टू बी अपडेटेड क्वार्टरली फॉर अ कैलेंडर ईयर। ये सब एम्प्लॉयर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लेकिन ये सब करने के बाद एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? एम्प्लॉयज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेलफेयर फंड कमिश्नर के सेंटर्स होते हैं, वहां क्या क्या फैसिलिटी उठाए देखा, आपको वो फैसिलिटी यूज करना चाहिए। बहुत ही फैसिलिटीज उसके अंडर गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं, आपको शायद मालूम नहीं तो ये आप ध्यान से देखो। कम्युनिटी एंड सोशल एजुकेशन, हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम वर्कर के लिए या तो उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए होते हैं। रीडिंग रूम्स प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरीज देते हैं, गेम्स अरेंज करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी वर्कर के लिए करते हैं और उसके फैमिलीज के लिए करते हैं। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं। एम्प्लॉयज के फैमिलीज के लिए होम बेस्ड बिजनेस के स्किल्स के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं अलग अलग, हमेशा ये चालू रहता है। स्पेशल सपोर्ट फॉर हैंडीकैप लेबर एंड देयर चिल्ड्रन। अगर कोई वर्कर हैंडीकैप है तो उसको और उसके फैमिली मेंबर और चिल्ड्रन को स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी तरफ से सब्सिडरी कूपन्स भी देते हैं फॉर टू वुमन एंड अनएम्प्लॉयड पर्संस एंड सिमिलर कैटेगरीज। सपोज कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है और वो अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको भी उनके तरफ से स्पेशल सपोर्ट, कंसेशनल कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके सिवाय ये तो बहुत शॉर्टकट में हमने बताया, लेकिन आप जब उनके वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप पता चलेगा कितना एक्टिविटी चालू है।
तो मैं आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूँ। ये लिंक मैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, आप जरूर देखो। बहुत ही फैसिलिटीज है वहाँ, वो आप दोनों भी देखिए, क्योंकि ये पहले जो लिंक है उसमें तो आपको एक आइडिया आता है कि कितना वेरियस एक्टिविटीज कंडक्ट होता है ये डिपार्टमेंट के थ्रू। और दूसरा जो है, you can get full details of the various programs being conducted by the Maharashtra Labour Welfare Board from time to time। ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा या तो आप लिंक पे जाके चेक करो, या तो अगर आपके आजू बाजू में कहीं भी वेलफेयर सेंटर है तो वहां जाके आप विजिट करो। लेकिन आपके पास एक चीज होना चाहिए, अगर आपका लेबर वेलफेयर का फंड कट हुआ है, डिडक्शन हुआ है, तो वो स्लिप आप साथ में लेके वहां जाइए, तो ये प्रूफ होता है आपके लिए कि यू आर एलिजिबल वर्कर करके। तो ये पूरा गाइड आपको हमने एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें लिखो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। टिल देन, थैंक्स।